प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जिसे हम सौदा दृष्टिकोण भी कहते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अनेक अर्थशास्त्रियों ने चर्चा की, जिसमें डेविड हुम, उसके अलावा डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ आदि अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा परिमाण सिद्धांत की चर्चा की। लेकिन प्रोफेसर फिशर यानी अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने सन 1911 में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सन 1911 में अमेरिकन अर्थशास्त्री इरविन फिशर ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस पुस्तक में प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया, अर्थात इस मुद्रा परिमाण सिद्धांत को काफी प्रसिद्धि दी, उसका प्रचार प्रसार किया। इसी वजह से मुद्रा परिमाण सिद्धांत को फिशर के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इसको फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहते हैं। इसको हम सौदा दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसे हम लेन देन का दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उस स्थिति में हम इसका आंसर हमें कैसे देना है? सिर्फ तो हम फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का परिचय लिखेंगे, उसके बाद में इसके हम लेंगे मान्यताएं। यानी कोई भी जो सिद्धांत होता है वो मान्यताओं पर टिका हुआ होता है। जब तक मान्यताएं फुलफिल नहीं होगी तो वह सिद्धांत पूर्ण नहीं होगा। तो फिशर के सिद्धांत की पहली मान्यता है कि M व M1 में आनुपातिक संबंध होता है। आनुपातिक संबंध पाया जाता है। यानी आगे हम पढ़ेंगे कि फिशर के समीकरण में M और M प्राइम है, जिसका क्या तात्पर्य होता है आगे हम देखेंगे। M का मतलब यहाँ पर होता है मुद्रा की मात्रा से, और M प्राइम का होता है साख मुद्रा की मात्रा। यानी M यहाँ पर वैधानिक मुद्रा है या कानूनी मुद्रा की मात्रा है, और M1 साख मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। इन दोनों में आनुपातिक संबंध होता है या स्थिर संबंध होता है। इस प्रकार का कि यदि M में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में M1 में भी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में दूसरी मान्यता है V व V प्राइम स्थिर होते हैं। V व V प्राइम दोनों क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखेंगे हम। V का मतलब है मुद्रा का चलन वेग, यानी जो कानूनी मुद्रा है इसका चलन वेग, जिसे हम संचलन वेग भी कहते हैं, उसको व्यक्त करता है। इसके अलावा V प्राइम है साख मुद्रा का चलन वेग। साख मुद्रा का चलन वेग, ये दोनों क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसके बाद में आपके होता है कि तीसरा है सौदा की मात्रा। सौदा की मात्रा T, ये भी क्या होता है? स्थिर रहती है। सौदा की मात्रा T ये भी स्थिर होती है। T भी हम फिशर के समीकरण में इसका अध्ययन करेंगे, तो ये भी मान्यता क्या है? सौदा की मात्रा स्थिर रहती है। यानी सौदा की मात्रा में हम शामिल करते हैं वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को हम लेते हैं। इसके बाद में कि जो विनिमय होता है वो मुद्रा विनिमय होता है, वस्तु विनिमय का अभाव होता है। वस्तु विनिमय नहीं होता, वस्तु विनिमय नहीं होता। दूसरा, मुद्रा के संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। मुद्रा संचय की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता मुद्रा का संचय नहीं करता, उसका संग्रह नहीं करता। जितनी मुद्रा वो कमाता है उतना वो खर्च कर देता है। तो ये थी फिशर के सिद्धांत की मान्यता है। यानी ये जो मान्यताएं फुलफिल होंगी तभी फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत लागू होगा।
अब हम आगे देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या। सिद्धांत की व्याख्या में हम लेंगे फिशर का समीकरण। फिशर समीकरण या इसे हम विनिमय समीकरण भी कहते हैं। इसे विनिमय समीकरण भी कहते हैं। फिशर का समीकरण होता है आपके PT बराबर mv प्लस m1 m प्राइम v प्राइम। देखिए एक फिशर का समीकरण है जहां पर P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर से, T का तात्पर्य है व्यापार की मात्रा या सौदों की मात्रा, यानी निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम T कहते हैं। इसे व्यापार की मात्रा भी कहते हैं और सौदा की मात्रा भी कहते हैं। यानी एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा का क्रय विक्रय किया जाता है उसको यदि हम कीमत से गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ये आपके मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। PT व्यक्त करता है मुद्रा की मांग को। इसी प्रकार समीकरण का दायां भाग जिसमें हम देखते हैं m यहाँ पर कानूनी मुद्रा की मात्रा को व्यक्त करता है, v इस कानूनी मुद्रा की मात्रा के चलन वेग को व्यक्त करता है। यानी v होता है हमारा चलन वेग, या इसे हम संचलन वेग या इसे हम आई संचलन वेग भी कहते हैं। तो चलन वेग कैसे ज्ञात करते हैं? यानी मुद्रा की एक इकाई, मुद्रा की एक इकाई। यदि कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चलन वेग किससे कहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई जितने हाथों में हस्तांतरित होती है उसे हम चलन वेग या संचलन वेग कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक निश्चित अवधि, जैसे हम 1 वर्ष मान ले, 1 वर्ष की अवधि में मुद्रा की एक इकाई मतलब कोई सा भी हम नोट मान लें, जैसे 1 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, तो 1 वर्ष में 20 रुपए का नोट यदि हमने माना कि 20 रुपए का नोट 1 वर्ष में 10 व्यक्तियों के हाथों में जाता है, यानी 10% के हाथों में जाता है, तो 20 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 200 रुपए का कार्य करेगा। ठीक है, यानी एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई जितने हाथों में हस्तांतरित होती है, माने जितने हाथों में जाती है उसे हम चलन वेग कहते हैं। तो m है यहाँ पर कानूनी मुद्रा की मात्रा, v है कानूनी मुद्रा का संचलन वेग, प्लस m प्राइम ये है साख मुद्रा की मात्रा। साख मुद्रा की मात्रा हम किसे कहते हैं? साख मुद्रा की मात्रा में मुख्य रूप से हम शामिल होते हैं जैसे ड्राफ्ट, चेक, हुंडिया, इनको हम साख मुद्रा में शामिल करते हैं। v प्राइम है साख मुद्रा का चलन वेग। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इससे हम जो प्राप्त होगा इसे हम बोलेंगे मुद्रा की पूर्ति। ये मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। तो यहाँ पर बायां पक्ष मुद्रा की मांग और दायां पक्ष मुद्रा की पूर्ति। तो हमारा जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमें ये बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा एवं वस्तु की कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा एवं वस्तु की कीमत में कैसा संबंध पाया जाता है, इस संबंध में प्रोफेसर फिशर ने बताया कि मुद्रा की मात्रा मुद्रा की मात्रा, कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य। तो फिशर अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यह बतलाता है कि मुद्रा की मात्रा, कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध होता है। फिशर बताता है कि यदि मुद्रा की मात्रा में 2 गुना वृद्धि करेंगे, मुद्रा की मात्रा में हमें
दो गुना वृद्धि करेंगे तो कीमत स्तर भी 2 गुना बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। मुद्रा का मूल्य आधा गुना रह जाएगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा हम 4 गुना वृद्धि करें तो कीमत स्तर भी 4 गुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिशर अपने सिद्धांत में क्या बतलाते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा या आनुपातिक या प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कीमत में वृद्धि होती है। जैसे हमने दिखाया कि मुद्रा में 2 गुना वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी 2 गुना वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा में भी 4 गुना वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी 4 गुना वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध होता है? फिशर बतलाते हैं कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा में हम 2 गुना वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा में हम 4 गुना वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का मूल्य 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है कि क्रय शक्ति से, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य किससे? क्रय शक्ति से। अर्थात मुद्रा की एक इकाई से बाजार में हम कितनी वस्तुओं और सेवाएं खरीद सकते हैं वो मुद्रा का मूल्य कहलाता है। मानी जब कीमत स्तर बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फिशर के समीकरण को। फिशर का जो समीकरण है ये PT बराबर mv प्लस m प्राइम v प्राइम, ये मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है, ये मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है। इस समीकरण को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं P इक्वल टू mv प्लस m प्राइम v प्राइम अपॉन t। ठीक है, अब यहाँ पर हम कीमत स्तर ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा होगा P बराबर mv प्लस m प्राइम v प्राइम और अपॉन t। अब हमने मान्यताओं में कह दिया था कि t हमारा क्या है? स्थिर है। t को स्थिर मान लिया, m प्राइम को स्थिर मान लिया, v प्राइम को स्थिर मान लिया और हमने यहाँ पर v को भी हमने क्या मान लिया? स्थिर मान लिया। जो चीज हमने स्थिर मानी उसको फिशर क्या कहते हैं? अन्य बातें। अन्य बातों में हम शामिल करते हैं आपके अन्य बातों में v, m प्राइम, v प्राइम व t, ये अन्य बातें हैं। इन अन्य बातों को फिशर क्या कहता है कि ये क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। जब ये चीजें स्थिर रहेगी तो कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा दोनों में हम संबंध को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर कीमत क्या है? ये आश्रित चर है, कीमत है आश्रित चर और यहाँ पर m क्या है? स्वतंत्र चर। m यहाँ पर स्वतंत्र चर है। अर्थात मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कीमत स्तर पर। अभी हमने देखा कि मुद्रा की मात्रा में 2 गुना वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी 2 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाती है तो कीमत स्तर भी आधी रह जाएगी। यदि मुद्रा की मात्रा आधी हो जाती है तो कीमत स्तर भी आधी हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य ये दुगना हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो फिशर का जो विनिमय समीकरण है, फिशर का जो विनिमय समीकरण है उसमें हम अन्य बातों को स्थिर मानते हुए हम केवल कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में हम संबंध को व्यक्त करते हैं। इसी चीज को यदि हम चित्र के द्वारा अध्ययन करें, चित्र के द्वारा हम इसको यदि अध्ययन करें चित्र में हमने OX अक्ष पर लिया मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की
मात्रा जो हमारी क्या है एम, ये किसमें, करोड़ रुपए में। ठीक है। लंबवत अक्ष जो इसको बोलते हैं ओ वाई अक्ष, इसमें लिया हमने कीमत स्तर को, कीमत स्तर। ठीक है। अब हमने जो ओ बिंदु है इसको हम जीरो बिंदु भी कहते हैं, इससे हमने एक रेखा खींची 45 डिग्री के कोण बनाते हुए, ये हमारी क्या है ओ आर रेखा, ये 45 डिग्री के कोण को दर्ज करता है। ठीक है। अब यहां पर हमने माना देखिए यहाँ पर मुद्रा की मात्रा हमने 100 लिया, ये 200 हो गई और ये होगी 400, 2, 4 और 8। देखिए हमने एक चित्र लिया जिसमें ओ एक्स एक्स पर मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित किया जो करोड़ों में निकाला है, और ओ आई एक्स पर हमने कीमत स्तर को दर्शाया। एक हमने ओ आर रेखा, एक रेखा खींची जो हमें किस किस में संबंध बताती है, ये हमें एम और पी में, मानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध होता है उसको हमको ये व्यक्त करती है या उस संबंध को हमको बतलाती है। जैसे सपोज कीजिए इसको हमने ए बिंदु ले लिया, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अब प्रारंभ में यदि मुद्रा की मात्रा कितनी है 100 करोड़, तो कीमत स्तर कितना है 2। अब यदि मुद्रा की मात्रा 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है 200 हो जाती है, तो कीमत स्तर 2 से बढ़कर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा में दुगनी वृद्धि हुई, 100 से बढ़कर दुगनी हुई तो कीमत स्तर भी 2 गुना हो गया। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा 4 गुना बढ़ जाए, 100 से बढ़कर कहां पहुंच जाए 400 हो जाए, 4 गुना हो जाए तो कीमत स्तर भी ये 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अभी हमने पीछे जो पढ़ा था कि फिशर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है। यदि मुद्रा की मात्रा को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर भी 2 गुना बढ़ जाएगी, और यदि मुद्रा की मात्रा को हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर भी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये तो था मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध। अब हम आगे देखेंगे कीमत स्तर व मुद्रा के मूल्य व मुद्रा की मात्रा में संबंध। देखिए यहां पर हमने हुई मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित किया, मुद्रा की मात्रा एन। ठीक है। यहां पर हमने मुद्रा के मूल्य को प्रदर्शित किया, मुद्रा का मूल्य। अब यदि मुद्रा की मात्रा कितनी है एम, मुद्रा की मात्रा एम है, तो हमने यहां पर ले लिया कि कीमत स्तर है 1/p। कीमत स्तर हमारा कितना है 1/p। अब यदि मुद्रा की मात्रा आदि, एक चित्र बना लेते हैं पहले।
देखिए ये जो बिंदु है इनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। चित्र में देखिए हमने OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित किया तथा OY अक्ष पर मुद्रा का मूल्य को हमने प्रदर्शित किया। अब यदि प्रारंभ में मुद्रा की मात्रा कितनी है OM, मुद्रा की मात्रा OM है तो मुद्रा का मूल्य है O1/P या OP, ठीक है। अब यदि मुद्रा की मात्रा OM से बढ़कर OM2 हो जाती है, यानी मुद्रा की मात्रा OM से बढ़कर O2M हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर जो मुद्रा का मूल्य है 1/P से कम होकर 1/2P हो जाती है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा में हम 2 गुना वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा में हमने OM से बढ़ाकर 2M कर दी, यानी 2 गुना वृद्धि कर दी, तो मुद्रा का जो मूल्य है 1/P से घटकर आधा हो जाता है, यानी 1/2P रह जाता है। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा में हमें OM से बढ़ाकर 4M कर देते हैं, अर्थात 4 गुना वृद्धि करते हैं, तो मुद्रा का मूल्य यहाँ पर ये घटकर कितना हो जाता है 1/4P, यानी लगभग ये 1/4 रह जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सर अपने सिद्धांत में बताते हैं कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है, यानी यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, और यदि मुद्रा की मात्रा कम होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ पर चित्र में हमने दिखाया कि मुद्रा की मात्रा में 2 गुना वृद्धि होने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है, तथा मुद्रा की मात्रा में 4 गुना वृद्धि करने पर मुद्रा का मूल्य 1/4 रह जाता है। इसी चीज को हम एक संख्यात्मक उदाहरण से देख सकते हैं, यानी जो चीजें हमने फिसर के सिद्धांत में हमने पढ़ा उसको हमने चित्र के द्वारा पढ़ा, अब इसको हम संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा भी हमें स्पष्ट कर सकते हैं। संख्यात्मक उदाहरण जैसे हमने उदाहरण के तौर पर लिया कि m का मान 200 है, m का मान 200, v का मान 10 है, और आपके m प्राइम का मान 900, m प्राइम का मान 900, v प्राइम का मान यहाँ पर 20 है, और t का मान 20,000 है। t का मान कितना है 20,000।